स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। और आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर न्यूक्लियाई के सेकंड पार्ट की, जिसमें हम बात करने वाले हैं बीटा डीके की। हमने लास्ट वीडियो में अल्फा डीके की बात की थी और देखा था कि कैसे एक अनस्टेबल न्यूक्लियस एक अल्फा पार्टिकल इजेक्ट करके स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। हमने ये भी देखा था कि उसमें एक गामा रेडिएशंस और निकली थी, क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ बढ़ते हुए वो बीच में एक एक्साइटेड स्टेट पे रहता है और वहां से स्टेबिलिटी पे आने के लिए वो एक गामा रेडिएशन इजेक्ट करता है, या जिसे हम फोटोन कहते हैं, हाई एनर्जी का फोटोन वो इजेक्ट करता है। और इस वजह से हमने देखा था कि हर अल्फा पार्टिकल के पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज मिली थी। इसको हमने कैसे चेक किया था? मैग्नेटिक फील्ड में इनको जो हमने वेलोसिटी के साथ, या इनकी जो वेलोसिटी है उसके साथ इनको मैग्नेटिक फील्ड में जब प्रोजेक्ट किया तो हर एक अलग अलग सर्कुलर पाथ पे मूव किया। मतलब सबकी वेलोसिटीज अलग अलग थी, सबकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग हमें मिली। ऐसे ही बीटा नेगेटिव डीके की अगर बात करें तो एक एटम अगर आपके पास है, लेट्स से जेड ए एक्स एटम है, जिसके लिए जेड इसका एटॉमिक नंबर है और ए इसका मास नंबर है। इसको अगर मुझे एक प्रोडक्ट y में कन्वर्ट करना है और यहाँ से बीटा नेगेटिव डी के मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से बाहर आता है तो -1 और 0, ये इसके लिए लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी वो। तो अगर y के लिए आप z और a लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? मैंने बताया था आपको टोटल सेम होना चाहिए। z यहाँ पे है तो यहाँ और यहाँ मिला के सब चीजें सेम होनी चाहिए। तो यहाँ कितना आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए z+1, ताकि z+1 -1 मिलके फिर से z हो जाए। ऐसे यहाँ अगर a है और यहाँ 0 है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए? a आना चाहिए। तो ये एक प्रोडक्ट आपके पास बनेगा z+1 ya, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही बीटा नेगेटिव डीके कहलाता है। इस इलेक्ट्रॉन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कभी कभी ना बीटा की टर्म में भी लिखा जाता है, बीटा -1 और 0, इलेक्ट्रॉन की जगह ऐसा भी लिखा आ सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये वही बात है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ है। अब अगर जैसे हमने वहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन करके काइनेटिक एनर्जीज लिखी थी, वैसे ही यहाँ भी किया जा सकता है। यहाँ अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन की, हमने टी से दिखाया था काइनेटिक एनर्जी को, तो क्या लिखूंगा इसको? my/me+my/q, दिस विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर y की काइनेटिक एनर्जी लिखी जाए तो लिखी जाएगी me/me+my/q, ये लिखा जाएगा यहाँ पे। अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो y न्यूक्लियस बना है और एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास इस न्यूक्लियस के मास से बहुत ही ज्यादा कम होगा ना। इलेक्ट्रॉन का मास इस न्यूक्लियस के मास से बहुत ज्यादा कम है। तो सारी की सारी एनर्जी अगर आप देखें तो किसके पास चली गई है? बेसिकली सारी की सारी एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास है, क्योंकि my बहुत ज्यादा है me से, तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। अब इस रिजल्ट से अगर देखें तो हर इलेक्ट्रॉन के पास सेम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए थी। सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ वो सेम रेडियस के सर्कुलर पाथ पे चलता अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते। लेकिन यहाँ भी देखा गया कि ऐसा नहीं हुआ। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर आए वो सारे डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे चले, सब डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे यहाँ पे ट्रैवल किए। तो फिर से ये बात समझ मतलब एक्सप्लेन करनी पड़ी कि भैया ऐसा क्यों? आपने यहाँ से तो देखा कि हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए। अगर सेम होनी चाहिए तो पाथ भी सेम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो एक साइंटिस्ट थे पॉलिंग ने एक एक्स्ट्रा पार्टिकल की बात यहाँ पे करी कि भैया यहाँ पे न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ऐसे दो पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस उन्होंने किए, इस बात को समझाने के लिए कि एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है या काइनेटिक एनर्जी कहाँ को जा रही है। तो पॉलिंग वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की बात सबसे पहले करी। अब क्या प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई, इस बारे में बात कर लेते हैं कि जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो है वो दो पार्टिकल्स हैं और वो फोटॉन्स की तरह ही हैं। मतलब उनका रेस्ट मास भी कितना है? 0।
एनर्जी लेके चलते हैं, लेकिन रेस्ट मास उनका भी कितना है, 0 के बराबर। हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करते हैं, और एनर्जी आप E इक्वल टू mc² से दे सकते हैं। यहाँ से उसका मूविंग मास m आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी अगर पता है, फोटोन की एनर्जी हम जानते हैं किस तरीके से लिखी जाती है, वैसे ही इसकी एनर्जी भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ से इसका मूविंग मास निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो है, ये चार्जलेस होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इसलिए इनका नाम भी न्यूट्रॉन से कंपेयर करके न्यूट्रिनो रखा गया है। तो ये चार्जलेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो प्लस माइनस हाफ होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर स्पिन चलता रहता है, उसी के करस्पॉन्डिंग ये स्पिन नंबर प्लस माइनस हाफ यहाँ पे दिया गया है। अब इनके इंट्रोडक्शन से यहाँ पे एनर्जी बैलेंस की बात बताई गई, और अब जो अपन इक्वेशन यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं, वो इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि जो x था z और a के साथ, वो y में कन्वर्ट हुआ z प्लस 1a प्लस एक बीटा पार्टिकल यहाँ से निकला -1 0, साथ में यहाँ पे एनर्जी निकली, और एक एंटी न्यूट्रिनो भी यहाँ से बाहर आया। ये जो एंटी न्यूट्रिनो है, ये इस एनर्जी बैलेंस को बता पाएगा कि क्यों ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले, जो बीटा पार्टिकल्स निकले, वो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के साथ निकले। क्योंकि हर एक न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग एक अलग न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो बाहर आ रहा है, जिसकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो उस डिफरेंट एनर्जी के एंटी न्यूट्रिनो के करस्पॉन्डिंग इस बीटा पार्टिकल की एनर्जी भी डिफरेंट होगी, और इसकी वजह से ये सारे अलग अलग पाथ पे चलेंगे। तो ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन की गई विद द हेल्प ऑफ दिस एक्स्ट्रा पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो इन बीटा नेगेटिव डीके। ऐसे जब आप बीटा पॉजिटिव डीके पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, तो आप वहां पे न्यूट्रिनो की बात करेंगे, वो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट वहां भी चलेगा, तब वहां न्यूट्रिनो की मदद से हम इस बात को समझा पाएंगे। अब जो न्यूक्लियस में हुआ वो क्या हुआ, आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक प्रोटॉन बढ़ चुका है ना, Z था, अब ये Z+1 हो चुका है, एक प्रोटॉन यहाँ पे बढ़ चुका, जबकि मास नंबर अभी भी सेम है, ए अभी भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक न्यूट्रॉन यहाँ से प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया होगा, तभी प्रोटॉन बढ़ चुका है, लेकिन मास नंबर अभी भी सेम रहा। तो यही होता है बीटा नेगेटिव डीके में। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, और एक एंटी न्यूट्रिनो भी इजेक्ट करता है। ये होता है पूरा बीटा नेगेटिव डीके। क्लियर बात? एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो इजेक्ट करता है। ये आपका हो गया बीटा नेगेटिव डीके। क्लियर है बात? अब इसके लिए अगर आप क्यू वैल्यू लिखना चाहो तो क्यू वैल्यू कैसे लिखेंगे, वही सारी बातें हैं, अपने को मास डिफेक्ट के साथ लिखना है। तो क्यू वैल्यू क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। तो पहले रिएक्टेंट लिखा जाएगा, रिएक्टेंट में कौन है, एक्स, तो इसका मास लिखूंगा मैं। अपने को न्यूक्लियस का मास चाहिए, तो अगर एटम का मास है mx, तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, z इलेक्ट्रॉन, तो z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया आपका रिएक्टेंट का। अब चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, प्रोडक्ट में y है, बीटा है। अगर y के लिए लिखो तो y का मास अगर my है, कितना इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, इसमें Z+1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं लिखूंगा इसको -Z+1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया आपका एक रिएक्टेंट। दूसरा रिएक्टेंट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा के लिए सीधा सीधा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा जा सकता है, इंटू C²। ये आपका टोटल बन गया क्यू वैल्यू। इसको सॉल्व करें तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सारे कैंसिल हो गए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा क्या आपके पास, mx माइनस my इंटू C²। दिस इज द क्यू वैल्यू इन दिस केस। क्यू वैल्यू याद है, एनर्जी से रिलेटेड वैल्यू हमने बताई थी। ये आपके पास फाइनल आंसर मिल जाएगा क्यू वैल्यू का। ऐसे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बीटा पॉजिटिव डीके की। इस बीटा पॉजिटिव डीके में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पे बात, एक पॉजिट्रॉन में, सॉरी। तो ये यहाँ पे होता है। देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी। अगर आप लिखेंगे XZA, इसे आप कन्वर्ट करते हैं Y में, प्लस एक पॉजिट्रॉन यहाँ से बाहर आया, हम जानते हैं पॉजिट्रॉन मतलब +1, E+1, ये लिखा जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पे y के लिए क्या क्या लिख लो, ये हो जाएगा Z-1, क्योंकि टोटल सेम करना है, और ऊपर रहेगा a।
और यहाँ से एक Q एनर्जी बाहर आएगी। तो हुआ क्या यहाँ पे, यहाँ यही हुआ कि एक प्रोटॉन जो था, देखिए अभी Z यहाँ पे थे, अब Z-1 रह गए, तो एक प्रोटॉन बेसिकली एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया और साथ में एक पॉजिट्रॉन उसने एमिट किया। तो न्यूट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन यहाँ पे एमिट उसने किया है। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे एनर्जी को समझाने के लिए पार्टिकल जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो था न्यूट्रिनो। तो एक न्यूट्रिनो को यहाँ पे साथ मिलाया गया। जैसे बीटा नेगेटिव में एंटी न्यूट्रिनो था, यहाँ पे न्यूट्रिनो को साथ में लिया गया। तो ये हो गया आपका बीटा पॉजिटिव डीके, जहाँ पे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है और पार्टिकल कौन सा निकलता है साथ में, न्यूट्रिनो। ठीक है, अब इसके लिए भी अगर आप क्यू वैल्यू लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, इधर जो है mx माइनस ZME, ये हो गया आपका रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, My माइनस Z-1 Me, ये हो गया आपका y का, प्लस ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए लिखा जाएगा प्लस Me इंटू C²। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आता है, देखिए mx माइनस My माइनस 2Me, ये आएगा आपका Q वैल्यू इन केस ऑफ बीटा पॉजिटिव डीके। क्लियर। तो बीटा पॉजिटिव डीके जो है वो बहुत रेयर प्रोसेस है। ये बहुत ज्यादा एनर्जी अगर वहां पे प्रोटॉन के पास है तभी वो उस न्यूक्लियस से टूट के, प्रोटॉन जो टूट के वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत रेयर प्रोसेस है, मुश्किल से ही होता है। तो बीटा नेगेटिव डीके फिर भी मोर फ्रिक्वेंट है, लेकिन बीटा पॉजिटिव ये बहुत मुश्किल से ही हो पाएगा। ऐसा ही एक प्रोसेस आता है के कैप्चर। अभी के कैप्चर क्या है, ये बिल्कुल उसी तरीके का है जैसा अभी आपने पढ़ा था। इसमें क्या होता है, ये भी एक रेयर प्रोसेस है, बिल्कुल सेम चीज इसमें है कि मान लीजिए के शेल का कोई इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर चला जाए, मतलब मान लीजिए कि एक प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है वो के शेल के एक इलेक्ट्रॉन को खींच ले अपने पास, खींच ले तो क्या होगा, वो प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। तो प्रोटॉन अब एक इलेक्ट्रॉन को लेके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ भी एक न्यूट्रिनो साथ में निकलता है। तो ये बहुत रेयर प्रोसेस है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि जो के शेल का इलेक्ट्रॉन है वो जो यहाँ पे है के शेल में, वो न्यूक्लियस की तरफ खींचा चला है और एक प्रोटॉन के साथ मिलके, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलके एक न्यूट्रॉन को यहाँ पे बना दे। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। ये कराता है के कैप्चर, के एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया और उसको प्रोटॉन के साथ मिलके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एक प्रोटॉन था, उसने एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लिया के शेल से और कन्वर्ट कर दिया एक न्यूट्रॉन में, और साथ में जो पार्टिकल आया उसको एनर्जी को समझाने के लिए वो आया न्यूट्रिनो। क्लियर है बात। आप इसको अगर एक्स और वाई के टर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, एक्स जेड ए अगर आपने यहाँ लिखा हुआ है, इसने एक इलेक्ट्रॉन साथ में लिया तो अब क्या किस में कन्वर्ट हो गया, ये वाई में कन्वर्ट हो गया, प्लस साथ में एक न्यूट्रिनो पार्टिकल भी इसने रिलीज किया। वाई क्या हो जाएगा, तो Z-1 ए ये हो जाएगा आपका वाई। क्लियर है बात। के कैप्चर के लिए अगर डेफिनेशन चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ जल्दी से। तो ये आपके पास इसका राइटअप है छोटा सा, आप इसको पढ़ सकते हैं, वही बातें जो अभी अपन ने करी थी। तो इस तरीके से आप अल्फा बीटा डीके के बारे में बात कर सकते हैं, के कैप्चर की बात कर सकते हैं, और इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो यहाँ पे लिखी गई हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं देखिए, जो न्यूक्लियाई होती है जिनका एटॉमिक नंबर 84 से 112 के बीच में होता है, वो रेडियो एक्टिविटी शो करती हैं। तो ये एक डेटा है, एक इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है। 84 से 112 के बीच के जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। ऐसे ही जो 1 से 83 हैं वो स्टेबल हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। जब भी एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है साथ में न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होता है, जो हमने देखा था अभी, के कैप्चर की बात कर लीजिए या बीटा पॉजिटिव की बात कर लीजिए, जब भी न्यूट्रॉन
प्रोड्यूस हुआ, साथ में एक न्यूट्रिनो प्रोड्यूस हुआ। Whenever neutron is converted into a proton, a antineutrino is produced. तो ये दोनों बातें अभी हमने देखी थी बीटा नेगेटिव में। क्लियर है? तो ये सारी बातें ध्यान रखने वाली बातें हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की। तो एक ग्राफ बनाया गया था। ग्राफ बात करता है, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक ग्राफ बनाया गया हर एलिमेंट के लिए कि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का क्या हिसाब चल रहा है, ऐसा। तो देखा गया कि जो ग्राफ बना वो था कुछ ऐसा। ये स्टेबिलिटी ग्राफ था कि कोई एलिमेंट स्टेबल कब रह सकता है, जब एन और जेड का जो कर्व है वो इस तरीके से चले तो वो स्टेबल रहेगा। लेकिन जो ग्राफ एक्चुअली बना वो ग्राफ बना कुछ इस तरीके से, एन बाई जेड वन के हिसाब से, जितने न्यूट्रॉन उतने ही उसमें प्रोटॉन्स। अब जब ये ग्राफ बनाया गया तो ये उन सारे एलिमेंट्स के लिए बनाया गया जो स्टेबल है, नेचर में स्टेबल है। तो ये ग्राफ कैसा बना, देखा गया कि ये ग्राफ शुरू शुरू में तो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन की तरह है, मतलब जब z कम है तो न्यूट्रॉन्स भी कम है और ये रेशियो लगभग 1 के बराबर चलता है कुछ देर तक। लेकिन उसके बाद जैसे हैवी एटम्स की तरफ चलते हैं, हैवी एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं, तो ये न्यूट्रॉन का रेशियो लगातार बढ़ता जाता है। तो जो स्टेबल है वो इस पे लाई करते हैं, ठीक है। और जो मैक्सिमम रेशियो देखा गया वो 1.6 तक देखा गया, जो हैवीएस्ट एलिमेंट अपने पास मिला जो स्टेबल था, उसकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या था कि उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.6 के बराबर था। अब ये तो हो गया आपका स्टेबिलिटी ग्राफ कि जो भी एलिमेंट्स इस ग्राफ पे हैं वो तो रहेंगे नेचुरल में स्टेबल। लेकिन ऐसा तो था नहीं, एलिमेंट्स इसके इस तरफ भी थे और एलिमेंट्स इसके इस तरफ भी थे ग्राफ के। तो जो एलिमेंट्स इस तरफ आ रहे थे उनके लिए आप खुद देख सकते हैं न्यूट्रॉन्स ज्यादा होने वाले हैं। जो इस रीजन में आएंगे वो देखिए कम जेड पे भी हाई न्यूट्रॉन वाले हैं, तो मतलब उनके लिए न्यूट्रॉन ज्यादा रहने वाले हैं। और जो इसके इस तरफ आने वाले हैं उनके लिए जेड ज्यादा है और न्यूट्रॉन कम है, मतलब हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो अगर ऐसा है तो इस केस में जो यहाँ वाले एलिमेंट्स हैं उनको अगर स्टेबिलिटी की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको अपने न्यूट्रॉन्स को कम करना पड़ेगा, तब वो इस तरफ आ पाएंगे। और जो यहाँ वाले एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपने प्रोटॉन्स को कम करना पड़ेगा, तो वो यहाँ आ पाएंगे, स्टेबिलिटी की तरफ आ पाएंगे। तो बस यही चीज देखी गई नेचर में भी कि भैया जो एलिमेंट्स इस रीजन में रहते हैं, स्टेबिलिटी कर्व के लेफ्ट साइड वाले रीजन में रहते हैं, वो न्यूट्रॉन्स को कम करने के लिए कौन सी प्रोसेस करेंगे, वो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनाना चाहेंगे। कैसे बना सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला मतलब क्या हुआ होगा, ये कैसा डीके होगा, ये होगा बीटा नेगेटिव डीके। रिमेंबर, अगर एक न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनाना है तो ये हो गया लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट रीजन ऑफ द कर्व ऑफ द स्टेबिलिटी कर्व। वहां जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बीटा नेगेटिव डीके करेंगे। और ऐसे ही अगर राइट रीजन की बात करो तो वो वाले एलिमेंट्स क्या करेंगे, उनके पास प्रोटॉन्स ज्यादा हैं तो वो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना चाहेंगे। और ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बना के एक पॉजिट्रॉन निकाल सकते हैं। और पॉजिट्रॉन जब होता है तो ये या तो बीटा पॉजिटिव डीके होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को ले ले और इलेक्ट्रॉन लेके के कैप्चर करके भी वो काम कर सकता है। तो अगर के कैप्चर कर ले एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को ले ले तो अब भी वो एक न्यूट्रॉन को बना सकता है के कैप्चर करके। तो ये दो बातें यहाँ पे हो सकती हैं राइट साइड वाले रीजन में, जबकि लेफ्ट साइड वाले रीजन में बीटा नेगेटिव डीके देखा जाता है। तो स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए कौन से एलिमेंट्स क्या करते हैं ये बात इस ग्राफ से हम आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टेबिलिटी जो कर्व है वो ये कर्व है, इस कर्व पे आने वाले सारे न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल रहते हैं। इसके इस तरफ वालों में न्यूट्रॉन्स ज्यादा हैं तो वो न्यूट्रॉन कम करने के लिए बीटा नेगेटिव डीके का यूज करेंगे। इधर वालों में प्रोटॉन्स ज्यादा हैं तो प्रोटॉन्स को कम करने के लिए वो या तो बीटा पॉजिटिव डीके कर सकते हैं या फिर के कैप्चर कर सकते हैं। क्लियर है बात सारी अच्छे से? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस की।
अब देखिए इससे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं अपने पास। पहली बात तो ये कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो कौन से फोर्सेस जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, जो इतने सारे प्रोटॉन्स को एक साथ बांधे रखे हैं, न्यूट्रॉन्स को एक साथ बांधे रखे हैं, वो फोर्सेस कहलाते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, जो न्यूक्लियस के अंदर हैं। तो ये बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द न्यूक्लियॉन्स बाउंड इन अ न्यूक्लियस इन स्पाइट ऑफ रिपल्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। इतने सारे प्रोटॉन्स आप सोचिए एक न्यूक्लियस के अंदर हैं। न्यूक्लियस की साइज भी अपन जानते हैं 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होती है। इतने छोटे से स्पेस में इतने सारे प्रोटॉन्स को एक साथ बांध के रखना, सारे प्रोटॉन्स मतलब सारे पॉजिटिव चार्ज, उन सबको एक साथ बांध के रखना, मतलब ये जो फोर्स है बहुत स्ट्रांग फोर्स होना चाहिए, उन सब रिपल्शन को भी ये ओवरकम करना चाहिए। तो ये कहलाता है न्यूक्लियर फोर्स। काम क्या है इसका? उस न्यूक्लियस की शेप को बना के रखना, उसके अंदर जितने न्यूक्लियॉन्स हैं उनको बाउंड स्टेट में रखना। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ऑब्वियसली, अभी मैंने बताया। और इसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो लगभग, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लगभग 100 टाइम्स होता है, ऐसा आप मान सकते हैं। तीसरी बात है शॉर्ट रेंज फोर्स है, केवल न्यूक्लियस के अंदर अंदर लगता है और न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻15 मीटर है, तो मतलब इतनी ही साइज पे ये फोर्स काम कर सकता है, इसलिए शॉर्ट रेंज फोर्स हो गया। ये जो फोर्स है ये हर एक पार्टिकल के बीच में लगता है, मतलब चाहे वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, ये सभी के बीच में एक्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्सेस है तो ये फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं। हर पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर है उन सब के बीच में ये फोर्स एक्ट करता है। आप कोई भी पेयर यहां से आप बना सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जो अभी हमने बात करी कि ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में नहीं लगेगा या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में नहीं लगेगा, जो भी न्यूक्लियॉन्स हैं उस सब पे फोर्स ही लगने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स, मतलब the force between a pair of nucleons is not solely determined by the distance between the nucleons। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा था तो आपने क्या बोला था, अगर Q1 Q2 दो चार्ज r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो आपने फोर्स लिखा था k Q1 Q2 by r स्क्वायर। तो आपने क्या बोला था कि कितनी दूरी पे रखे हैं ये r जो है, इस पे ये फोर्स डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है ना। लेकिन ये जो न्यूक्लियस फोर्स है ये सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये साथ में उसके स्पिन पे भी डिपेंड करता है। स्पिन मतलब हर एक प्रोटॉन और हर एक न्यूट्रॉन अंदर की तरफ घूम रहा है, लगातार एक स्पिन कर रहा है, तो उस स्पिन पे भी डिपेंड करेगा कि ये फोर्स कितना होगा। मान लीजिए कि अगर दो प्रोटॉन्स हैं उनके बीच में अपने को फोर्स देखना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस तो है ही, डिस्टेंस पे तो डिपेंड करेगा ही, साथ में ये घूम रहा है क्लॉकवाइज और ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस केस में ये जो न्यूक्लियस फोर्सेस हैं ये थोड़े कम लगेंगे। जबकि अगर दोनों का स्पिन अगर सेम है, दोनों मान लीजिए क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो इस केस में फोर्स ज्यादा लगेगा। तो ये डिस्टेंस के साथ साथ स्पिन पे भी डिपेंड करता है। जैसे न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। द फोर्स इज स्ट्रॉन्गर इफ द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस आर पैरेलल, यानी कि अगर दोनों प्लस हाफ या माइनस हाफ वाले हों, जो हमने बात करी थी स्पिन रेशियो वाली या स्पिन क्वांटम नंबर वाली। और वीकर होगा अगर स्पिन जो है वो एंटी पैरेलल होंगे, जो अभी मैंने आपको बात बताई। ठीक है, तो ये बेसिक बातें थी कुछ न्यूक्लियस फोर्सेस के बारे में, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, इन्हें हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं अपन मैथमेटिकल एनालिसिस पे कि जो रेडियो एक्टिविटी हो रही है, जहां डीके हो रहा है, उनका स्टैटिस्टिकल लॉ हम कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डीके हो रहे हैं, कितने टाइम में कितने न्यूक्लियस डीके हो जाएंगे एक सैंपल में से, ये सारी बातें अपन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस हैं ये रदरफोर्ड और सॉडी ने मिलके दी थी, तो रदरफोर्ड एंड सॉडी, इन लोगों ने काम किया था इस पे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भैया कि जो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके है, ये इंपॉर्टेंट बात है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, रेट मतलब कितने टाइम में कितने न्यूक्लियस डीके हो जाएंगे, तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। ये बात उन्होंने यहाँ पे बोली थी और ये ही यहाँ का बेस है, यही यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट बात भी है। ओके, किसी भी समय पे रेट किस पे डिपेंड करेगी कि उस समय पे उसमें एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं।
अभी एक्टिव न्यूक्लियाई मतलब जैसे आपने अभी जो ऊपर इक्वेशंस लिखी है अल्फा बीटा डीके में, उसमें एक्स को आपने रिएक्टेंट माना था जो अनस्टेबल था। तो अब वो एक्स जो है वो एक्टिव न्यूक्लियाई है, उसके कितने नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ पे रखे हुए हैं उस बात पे डिपेंड करेगा कि हर एक सेकंड में कितने जो न्यूक्लियस हैं एक्स हैं वो डीके होते रहेंगे, मतलब पार्टिकल को रिलीज करके स्टेबिलिटी की तरफ जाते रहेंगे। तो मान लीजिए शुरू में 1000 ऐसे न्यूक्लियस आपने रखे हुए हैं, तो जो रेट होगी वो फास्ट होगी। अब मान लीजिए एक सेकंड में 100 उसमें से डीके हो चुके हैं, तो अब अगले सेकंड के लिए कितने एक्टिव हैं? 900 एक्टिव हैं। अब जो रेट हो गई वो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि यही उन्होंने लॉ दिया था, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई के प्रोपोर्शनल होती है रेट। तो अब अगले एक सेकंड में 100 डीके नहीं होंगे, लेट्स से 80 डीके हुए, तो अब कितने बचे आपके पास? 820 बचे, और नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कम हो गए, तो अब अगले एक सेकंड में हो सकता है 70 या 60 ही डीके हो। तो लगातार जैसे जैसे एक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर कम होता जा रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ डीके भी कम होती जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब जापान में लेट्स से जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था, हम कहते हैं ना कि उसका असर आज तक वहां पे है। ऐसा क्यों? तो न्यूक्लियर बॉम्ब में हुआ क्या था? रेडियो एक्टिव डीके हुआ था। उस डीके से जितने पार्टिकल्स या जितने न्यूक्लियाई वहां पे डीके होना शुरू हुए थे, वो इनिशियली जब लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे तो बहुत तेजी से डीके हुए थे, बहुत हाई एनर्जी वहां पे रिलीज हुई थी। लेकिन जैसे जैसे वो एक्टिव नंबर कम होता गया वैसे वैसे वहां पे रेट ऑफ डीके भी कम होती चली गई। तो कुछ टाइम बाद जब एक्टिव न्यूक्लियस बहुत कम बचे, तो डीके अभी भी चल रहा है लेकिन उसकी रेट बहुत कम है, इसलिए लंबे टाइम तक ये चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक आप मान सकते हैं कि ये चलता ही रहेगा। क्लियर है? तो अब हम इसको पढ़ने वाले हैं कि भाई इसका फॉर्मूलाज किस टाइप से बनाए जा सकते हैं, स्टैटिस्टिकल इसमें कैसे देखी जा सकती हैं। शुरू करते हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ, रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके इज प्रोपोर्शनल टू एन, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई को हम किसी भी समय पे मान सकते हैं एन, इससे हम डिनोट करने वाले हैं इसको। और अगर प्रोपोर्शनलिटी हटानी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन। रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके इज लेमडा इंटू एन। और रेट क्या होती है? रेट होती है डी एन बाई डी टी। क्लियर है? दिस इज द रेट। और क्या हम इसको माइनस लगाना चाहिए? यस, क्योंकि डी के लगातार हो रहा है, नंबर लगातार कम होता जा रहा है। तो मैंने लिखा है माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन। यहाँ लेमडा क्या है? लेमडा है डी के कॉन्स्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। जो सब्सटेंस डी के हो रहा है उसका डी के कॉन्स्टेंट आपको यहाँ पे दे रखा है, डी के कॉन्स्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो ये आपकी जो इक्वेशन बनती है, दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन, माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू लेमडा एन। अब ये जो डी के कांस्टेंट है वो डिफरेंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होगा। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से टाइम पे डिपेंड नहीं करता, ये उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। तो मान लीजिए किसी के लिए लेमडा ज्यादा है, तो इसका मतलब जो उसका डीके कांस्टेंट है वो अगर ज्यादा है तो क्या होगा? वो ज्यादा रेट से डीके होगा, डीएन बाई डी टी भी उसके लिए ज्यादा होगा, वो जल्दी डीके हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर अपन एक बात करें यहाँ पे एक यूज करते हैं, लेट्स से ए से बी, कोई एक रिएक्टेंट है जो अब बी में कन्वर्ट हो रहा है और लेमडा इसका डीके कांस्टेंट है। ठीक है? ए डीकेस टू बी विद कांस्टेंट लेमडा। अगर टी इक्वल टू 0 पे बात करूं तो लेट्स से इसके पास एन नॉट न्यूक्लियाई थे और अभी तक कोई डीके नहीं हुआ था, तो बी के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 0 है। ठीक है? मैं लिख लेता हूं साइड में, एन नॉट क्या है? नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ ए एट टी इक्वल टू 0। और टी इक्वल टू 0 की बात है, मतलब अभी डीके शुरू हुआ नहीं है, तो बी के पास कोई न्यूक्लियाई नहीं है, मतलब अभी तक बी बना ही नहीं है। अब किसी टाइम टी बाद लेट्स से इसके पास एन न्यूक्लियाई रह गए हैं और ये जो कन्वर्ट हो गए वो एन डैश कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है? एन क्या है? अब एन इज नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ ए एट टी इक्वल टू टी। ये है आपका एन। इस केस में अगर देखो तो रेट ऑफ डी के क्या लिखोगे? रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के
dn by dt माइनस dn by dt विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू n, क्योंकि एक्टिव जितने यहाँ पे न्यूक्लियस हैं उसके प्रोपोर्शनल ये रहता है। तो रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके लिखी जा सकती है ए की, ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस dn by dt इक्वल टू लैम्डा n। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो क्या कर सकता हूं, यहां से ये हो जाएगा माइनस dn by n इज इक्वल टू इंटीग्रल लैम्डा dt। टाइम कहां से कहां तक, तो 0 से t तक हम एक जनरल इक्वेशन इसके निकालना चाह रहे हैं। इनिशियल n कितने थे, n नॉट थे, फाइनली किसी टाइम पे n रहेंगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ से लॉग में इक्वेशन आएगी, लॉग को सॉल्व करेंगे तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनेगी। फाइनल इक्वेशन विल बी n इज इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t। क्लियर है बात, ये एक्सपोनेंशियल डीके यहाँ पे होने वाला है। तो इसका अगर ग्राफ बनाओ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी आप बना सकते हैं। कैसा ग्राफ बनेगा ये, इस तरीके का ग्राफ बनने वाला है। जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे वैसे वैसे डीएन बाई डी टी का स्लोप जो है वो भी लगातार कम होता जा रहा है, रेट भी लगातार कम होती जा रही है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर ए, जहां हम कह सकते हैं कि इसका जो डीके हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, अगर बी की बात करूं तो जितना ए डीके हो गया उतना बी बन चुका होगा, क्योंकि ए जितना खत्म हो रहा है उतना बी बन रहा है। तो ये एन डैश को हम लिख सकते हैं, दिस एन डैश इज नथिंग बट एन नॉट माइनस एन, ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर है। अब अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो बी के लिए क्या लिखोगे, फॉर बी एन नॉट माइनस एन इज इक्वल टू एन डैश, तो एन डैश को लिखा जा सकता है यहाँ से, इसको आप लिखेंगे तो हो जाएगा एन नॉट वन माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। ये हो जाएगी बी के लिए इक्वेशन, कि बी के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं वो इंक्रीज होंगे जैसे जैसे ए डिक्रीज होगा। तो उसका जो ग्राफ बनेगा उसका ग्राफ कुछ आप ऐसा बना लेंगे, दिस विल द ग्राफ फॉर दिस। और देख रहे हैं ये हमेशा एसिम्प्टोटिक ग्राफ जा रहा है, मतलब ये इनफाइनाइट पे जाके एन नॉट के बराबर हो पाएगा, इनफाइनाइट पे जाके ये जीरो हो पाएगा। ऐसे ही ये भी इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो पाएगा। इसलिए ये रेडियो एक्टिव जो प्रोसेस चलती हैं वो लंबे टाइम तक चलती रहती हैं अगर उन्हें कंट्रोल ना किया जाए तो। क्लियर है। तो ये आपका हो गया रेडियो एक्टिव डीके के बारे में, जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस उन्होंने दिया था। ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इन इक्वेशंस को। अब इन्हीं इक्वेशन को यूज करके कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे हाफ लाइफ एक टर्म है आपके पास। अब ये हाफ लाइफ क्या है, नाम से समझ में आता है कि वो टाइम जब एक्टिव न्यूक्लियाई का हाफ वहां पे रह जाए उसे बोलेंगे अपन हाफ टाइम। तो लिख सकते हैं इट इज द टाइम इन विच नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई बिकम्स हाफ। टाइम इन विच नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाइज बिकम्स हाफ। ठीक है, तो मान लीजिए इनिशियली एन नॉट था, कितने टाइम में हाफ हो जाएगा, टी हाफ टाइम में एन नॉट बाई टू रह जाएगा। तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन यूज करूं जो लिखी है आपने, एन इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी, तो यहां से अगर देखा जाए तो देखेंगे एन नॉट बाई टू इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। एन नॉट इधर आ गया, ये हो गया हाफ। अगर मैं लॉग लेता हूँ दोनों तरफ तो आएगा एल एन टू इज इक्वल टू लेमडा टी। यहाँ से आपको टी हाफ मिल रहा है एल एन टू बाई लेमडा। ठीक है, दिस इज योर टी हाफ। अनदर इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखनी है इसको, ln टू बाय लैम्डा, और ln टू की वैल्यू कितनी होती है 0.693 बाय लैम्डा। तो दिस इज द हाफ लाइफ या हाफ टाइम पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। इनिशियली कितने एक्टिव थे उसमें से अब आधे रह गए, कितनी देर में रहेंगे 0.693 बाय लैम्डा में। अच्छा, अब यहां से और आधे हो जाएंगे तो वो भी सेम टाइम में हाफ होंगे। जैसे आपने बोला कि एन नॉट से एन नॉट बाई टू हुए हाफ टाइम में, अब यहाँ से और आधे होंगे एन नॉट बाई फोर, वो भी सेम टाइम टी हाफ में, ये भी टी हाफ में। यहाँ से ये एन नॉट बाई एट हो जाएगा, ये भी टी हाफ में हो जाएगा। एन नॉट बाई सिक्सटीन हो जाएगा, ये भी टी हाफ में होगा। तो अब आप देख पा रहे हैं ना, हर बार टू की पावर यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है सेम टाइम पीरियड में, इसीलिए इनफाइनाइट तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो आपसे अगर बोला गया कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट आफ्टर एन हाफ लाइव्स, तो वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई present
आफ्टर n हाफ लाइफ्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये आप खुद देख पा रहे हैं, हो जाएगा n0/2 n के बराबर। क्योंकि यहाँ पे देखो, तो एक हाफ लाइफ के बाद 2 पावर 1 हो गया, दो हाफ लाइफ के बाद 2 पावर 2 हो गया, तीसरी हाफ लाइफ के बाद 2 पावर 3 हो गया, चौथी हाफ लाइफ के बाद 2 पावर 4 हो गया। तो ऐसे एन हाफ लाइफ के बाद n0/2 n इतने न्यूक्लियाई वहां पे बचने वाले हैं। क्लियर है बात अच्छे से? चलिए, इसी से रिलेटेड एक टर्म आती है एक्टिविटी, उसको भी देख लेते हैं क्या है। तो जो एक्टिविटी डिफाइन होती है वो होती है रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियाई। दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियाई। ओके, तो डिनोट करते हैं इसको ए से, या आर से भी कभी कभी लिखते हैं इसको। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ए इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एन के बराबर। ये होता है रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके एक्टिविटी। जो आपने dn बाई dt लिखा था वो बेसिकली यही था, दिस इज dn बाई dt, नथिंग बट dn बाई dt। ठीक है, आपने यही लिखा था ना, dn बाई dt इक्वल टू लैम्डा एन, और यहीं से आपने प्रूव किया था। देखिए dn बाई dt इक्वल टू लैम्डा एन, तो यही एक्टिविटी है लैम्डा एन के बराबर जो यहाँ पे लिखी गई है, रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियाई। तो बेसिकली ए को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस dn बाई dt, ऐसा भी। ठीक है, ओके। तो हमने n तो निकाल लिया था यहाँ से। अगर उसी की टर्म पे a की इक्वेशन बनानी हो, एक्टिविटी की इक्वेशन बनानी हो, तो n आपने लिखा था n0 e पावर माइनस लैम्डा टी, ऐसा। अब अगर मैं यहाँ पे a के साथ इक्वेशन बनाना चाहूँ तो a क्या है, a लैम्डा n अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो सब जगह लैम्डा का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्टिविटी की इक्वेशन क्या बन जाएगी, a इक्वल टू a0 e पावर माइनस लैम्डा टी। सेम इक्वेशन यहाँ बन जाएगी आपके लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जब एक्टिविटी की टर्म में इक्वेशन दी जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जब एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की टर्म में इक्वेशन दी जाए तो आप एन वाली इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, एन क्या है, एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और ए क्या है, एक्टिविटी। तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। ए की जो एसआई यूनिट होती है, एक्टिविटी की जो एसआई यूनिट है वो होती है बेकरेल। जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया था रेडियो एक्टिविटी पे, हमने फर्स्ट वीडियो में बात भी करी थी, तो इनकी यूनिट है बेकरेल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं BQ से। अच्छा, इसको 1 becquerel इज ऑल्सो इक्वल टू 1 DPS, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में एक DPS या एक एक डिसइंटीग्रेशन, इसे बोलेंगे 1 becquerel। लेकिन इस एक्टिविटी की एक जो मोर पॉपुलर यूनिट है वो है क्यूरी पे, जो आपने पढ़ा था। क्यूरी जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी पे काम किया था, उन्होंने रेडियम की जो डिसइंटीग्रेशन है उसको यूनिट मान के बताया था। तो जो पॉपुलर यूनिट है इसकी वो क्यूरी आती है, कई बार आपको क्वेश्चन में भी मिलेगी। तो पॉपुलर यूनिट इज क्यूरी, which is activity of 1 gram of रेडियम। इसको इन्होंने बेस माना था, और इसकी जो वैल्यू होती है वो भी बता देते हैं। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 DPS। तो ये यूनिट भी आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस में कई बार आपको क्यूरी में यूनिट दी हुई होती है, तो आपको उसको ऐसा यूनिट DPS में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक्टिविटी हो गई ये। कई बार स्पेसिफिक एक्टिविटी बोल देते हैं, तो हम जानते हैं स्पेसिफिक जहां भी आ जाता है उसका मतलब क्या होता है, पर यूनिट मास। तो अगर स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात हो रही है तो स्पेसिफिक एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्टिविटी पर यूनिट मास, ये भी आप देख सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एवरेज लाइफ की। अब एवरेज लाइफ क्या होता है कि जितने भी न्यूक्लियस वहां पे हैं उन सब की टोटल एज कितनी है। एवरेज लाइफ को अगर आप फॉर्मूला लिखो तो वही एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, तो सम ऑफ एजेस
ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ न्यूक्लिया इनिशियली प्रेजेंट थे, ये इसको बोलेंगे एवरेज लाइफ। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर जो आता है एवरेज लाइफ का वो आता है 1/λ। तो ये भी आपको सीधा सीधा याद रखना है, एवरेज लाइफ इज 1/λ के बराबर। तो दो तीन फॉर्मूलाज आपके पास यहाँ पे आ गए हैं। एक एन के टर्म में था कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किस कैसे डीके हो रहे हैं, दूसरा एक्टिविटी की टर्म में आपको मिला, तीसरा आपको हाफ लाइफ की टर्म में था, और चौथा ये एवरेज लाइफ का फॉर्मूला है आपके पास। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकते हैं। क्लियर? तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बात करेंगे इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की, और फिर चलेंगे अपन न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन पे। तो मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।